नमस्कार दोस्तों। क्लास 2 ऑफिसर का एक बहुत ही अच्छा पोस्ट है, पीएससी का वार्डन अधीक्षक। 55 पोस्ट है और आपको मालूम होगा उसके लिए एक अलग सिलेबस है। और उस सिलेबस में ये जो एक्ट वाले पार्ट है, जितने रूल वाले पार्ट हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं ये बताने में। क्योंकि छत्तीसगढ़ तो सब पढ़ लेंगे, ये जो अलग से अधिनियम है, नियम कानून है, ये पढ़ना, इसका कंटेंट जुगाड़ना बहुत मुश्किल है। तो अभी मैं एक ये वीडियो ये यूट्यूब में भी डल रहा होगा और ये आपके कोर्स में भी डलेगा, यूट्यूब में भी डल रहा है ये वीडियो, ठीक है, एज ए डेमो। तो ये टॉपिक पढ़ के देखिए और आपको कैसा लगेगा वो मुझे बताना, ठीक। हालांकि इसके लिए हम एक डेडिकेटेड बैच भी चला रहे हैं पीएससी वार्डन के लिए, बाजू में आपको सारी जानकारी दिख रही होगी। तो आप वहाँ से अगर आपको कोर्स परचेस करना होगा तो ले सकते हो एकदम आसानी से। पूरे नियम इसमें अभी जो मैं ये पढ़ना चाह रहा हूँ, छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियम, ये नियम है, रूल है 2009 का। इसमें टोटल 21 नियम है। मैं पूरे 21 नियम आपको लाइन से टिप वाइज याद भी कराऊंगा, फिंगर टिप्स पे में होंगे, और उसके अंदर के प्रावधान भी एकदम आसानी से याद हो जाएंगे। क्योंकि डायरेक्ट जो एक्ट वाला पीडीएफ होता है वो एकदम सरदर्दी रहता है पढ़ना, ठीक। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं पहले देखना। मैं पहले नियम के बारे में बात करता हूं, उसके बाद इसके अंदर के पॉइंट्स को एकदम इजीली समझा दूंगा। छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियम बन रहा है 2009, इसको हमको पढ़ना है। इसमें आप दो चीजें याद रखेंगे, एक तो देखो 2009, 16 जनवरी 2010 और कुल नियम है 21। इसमें कुल कितने नियम है? 21 है। देखो टॉपिक भले बाल है, बाल बाल अधिकार, लेकिन 18 साल 21 साल को हम थोड़ा एडल्ट मान लेते हैं ना, किसी के लिए 21 साल के लिए 18 साल का, ऐसा तो एक बाल बच्चे वाले हो गए और 21, तो ऐसे 21 नियम याद रह जाएंगे आपको, ठीक है। 16 जनवरी 16 भी याद रह जाएगा, बाल बच्चे मतलब 16-17 साल अभी भी बाल बच्चे में ही, 18 साल के बाद 21 साल एडल्ट लगते हैं, तो ऐसे 16 जनवरी 2010 ऐसे रिलेट करके याद कर लेना। अब आप देखेंगे इसमें 21 नियम में पहला नियम जो है नाम और प्रारंभ है, शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, मतलब नाम क्या है और कब से लागू होगा। हर ज्यादातर एक्ट 99% एक्ट में या नियम में, रूल बुक में पहला रूल आप यही पढ़ोगे, पहला एक्ट यही पढ़ोगे कि उसका नाम पता है, नाम और वो कब लागू होगा और कहां लागू होगा, उसका विस्तार। दूसरे में डेफिनेशन रहता है, तो पहला और दूसरा तो याद रह ही जाएगा। नियम 3 में चयन समिति है, चयन समिति तो कैसे याद रखना, ज्यादातर किसी चीज का चयन करते हैं तो 3 लोग रहते हैं ना, जैसे क्रिकेट में भी 3 अंपायर रहते हैं, थर्ड अंपायर, तो बस वैसी चयन समिति में। तो नियम 3 क्या है? चयन समिति। पहले में नाम है, दूसरे में परिभाषा है, तीसरे में चयन समिति। चौथा क्या है? तो चयन करेंगे किसका? अध्यक्ष और सदस्यों का। इस आयोग में जो अध्यक्ष होंगे और सदस्य होंगे उसके चयन करेंगे। तो चयन समिति। नियम 4 क्या है? अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए पात्रता। तो चयन समिति किसका चयन करेंगे? अध्यक्ष और सदस्यों का। तो नियम 4 में क्या है? अध्यक्ष और सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए पात्रता। फिर अध्यक्ष और अन्य सदस्य नियुक्त हो गए या उसके लिए पात्रता हो गई, अब कौन आएगा? सदस्य सचिव आएगा। तो नियम 5 में क्या है? सदस्य सचिव। पहले में नाम, दूसरे में परिभाषा, तीसरे में चयन समिति। किसका चयन करेंगे? अध्यक्ष सदस्यों का। तो चौथे में अध्यक्ष सदस्यों के लिए पात्रता है। फिर अध्यक्ष सदस्य हो गए तो और कौन बच गया? सदस्य सचिव। तो 5वें में सदस्य सचिव है। अब सदस्य सचिव की शक्तियां और कर्तव्य किसमें है? 6 में, नियम 6 में। तो डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, स से 6, स से शक्तियां किसकी? सदस्य सचिव। तो स से 6, स से सदस्य, स से सचिव है ना, सदस्य सचिव, और स से शक्तियां। तो सदस्य सचिव की शक्ति और कर्तव्य नियम 6 में है। नियम 7 क्या कहता है? अध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि है, टेन्योर है, ठीक है। 8 में अध्यक्ष एवं सदस्य की सेवा के निबंधन और शर्तें हैं, कंडीशंस ऑफ सर्विसेज। 9, नियम 9 में आयोग के कृत्य है, फंक्शंस ऑफ कमीशन। तो कैसे याद रखना? कोई भी काम नहीं करो बोलते ना, नहीं करो, तो नहीं से 9 याद रख लेना, और करने से कृत्य याद करना, तो आयोग के कृत्य 9 अगर आपको याद रह जाता है आयोग के कृत्य, तो नियम 10 भी आपको आसानी से याद रह जाएंगे, आयोग के अतिरिक्त कृत्य, आयोग के अतिरिक्त कृत्य। फिर राज्य आयोग का मुख्यालय, इसके लिए नियम कौन सा? 11 कि राज्य आयोग का मुख्यालय कहाँ होगा? रायपुर में होगा, दुर्ग में कहाँ होगा? उसके लिए 11 है। तो नियम 11 में क्या है? मुख्यालय, हेडक्वार्टर है। तो कैसे आप याद रखेंगे? एक ही हेडक्वार्टर होता है ना, तो 1 से 11 याद कर लेना। तो बोलते हैं ना 12 बजे मिलने के लिए बुलाएंगे, तो सम्मेलन का स्थान नियम 12 में है, तो नियम 12 में सम्मेलन का स्थान है, और टाइमिंग क्या है? तो नियम 13 में है। 14 में द आ रहा है, तो द से परिवाद, मामलों को निपटाना, कोई सा भी मैटर हो गया, कोई केस हो गया, विवाद हो गया, तो 14 में क्या है? परिवादों को निपटाने के लिए प्रक्रिया। 14 में द आ रहा है ना, परिवाद, द 14। 15 प से 15 प से प्रक्रिया, तो क्या चीज का प्रक्रिया है? आयोग के कारोबार के संविवार के लिए प्रक्रिया। 7 से 16 सा से सम्मेलन, तो सम्मेलन के कार्यवृत्त 16 में है। 17 खतरा, तो भाई कोई कार्रवाई हो जाए, उसके ऊपर रिपोर्ट हो जाए तो खतरे वाली बात है, तो 17 क्या है? 17 में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट, की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 17 में है। 18 साल के हो जाते तो पर मुख्यालय के अपने घर छोड़ के बाहर चले जाते घूमने, ऐसे याद कर लेना। 18 साल के हो जाते तो 18 में क्या है? मुख्यालय से बाहर कारोबार का संव्यवहार।
19 में परामर्शदाताओं का पैनल है, 20 साल होगा ऐसे करके ना, 20 में वार्षिक रिपोर्ट है और 21 में वित्तीय शक्तियां हैं। तो भैया 21 टाइप का रिलेट हो रहा है, 21 मिल जाएगा तो शक्ति मिल जाएगा, सिलेक्ट कर लेना वित्तीय शक्तियां। ठीक, इस तरीके से मैंने 21 याद किया हुआ, थोड़ा बहुत भी हो सकता है आपको अच्छा लगे, हो सकता है आपको बकवास लगे, लेकिन यकीन माने ऐसे ही याद हो जाते हैं। मैं आपको फिंगर टिप्स पे 1 से लेकर 21 के नियम बता रहा हूँ लाइन से रिलेट करके। पहले वाले नाम है, दूसरे में परिभाषा है, तीसरे में चयन समिति है, चौथे में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए पात्रता है, पांचवें में आपका सदस्य सचिव आ जाएगा, छठवें में सदस्य सचिव की शक्ति और कर्तव्य है, सातवें में पदावधि है, अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि है, आठवें में सेवा शर्तें हैं, निबंधन और सेवा शर्तें, 9वें में कृत्य है किसके, आयोग के, 10वें में अतिरिक्त कृत्य है, 11वां में मुख्यालय है, एक ही जगह होगा मुख्यालय, 12 में सम्मेलन का स्थान है, 13 में टाइमिंग है, 14 में जो परिवार है उसको निपटाने की प्रक्रिया है, प से 15 प्रक्रिया, तो 15 में भी प्रक्रिया है, 15 में भी प्रक्रिया है, 16 में से 16 से सम्मेलन, तो सम्मेलन 16 से सम्मेलन, तो सम्मेलन के बाद जो कार्यवृत्त है उसकी रिपोर्ट है, वो माइनट्स हैं, वो तैयार किया जा रहा है 16 में। 17 खतरा करके कोई कार्रवाई हो गई, उसका रिपोर्ट हो गया, तो खतरा की वाली बात है, तो कार्रवाई की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 17 में। 18 में जब हम बड़े हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, तो बाहर जाते हैं, मुख्यालय से बाहर कारोबार का संव्यवहार, ये 18 में। 19 में परामर्शदाताओं का पैनल है, 20 में वार्षिक रिपोर्ट है, 21 में क्या है, वित्तीय शक्तियां। ये थोड़ा सा रिलेट करके याद करोगे, मुंह जबानी याद हो जाता है। और अगर नियम से, एक्ट से अगर आपसे पूछे सवाल तो भैया आपसे ही बनना चाहिए, अगर याद रखोगे तो आप एज लेके चले जाओगे। अब इसके अंदर के मैं पूरे पॉइंट्स लाइन से बताते चल रहा हूं एकदम आसान भाषा में। नाम क्या है, जो टॉपिक पढ़ रहे वही नाम है, संक्षिप्त नाम रूल 1 में छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियम 2009। और याद रखना ये जो नियम है ये इस राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ था, 16 जून 2010 से प्रकाशित हुआ था, और इसी दिन से ये नियम लागू भी हो गया। बस इतना ही है। 2 में परिभाषा है, तो परिभाषा में अभी फिलहाल नहीं पढ़ा रहा हूँ, है ना, परिभाषा में अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये हम दूसरे इससे रिलेटेड एक और एक्ट है उसमें कवर हो जाएगा परिभाषा, तो परिभाषा नहीं बता रहा हूँ, आप हो सकता है रिट मान लेना। लेकिन एक चीज याद रखना, छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, जैसे अध्यक्ष से प्रवेश है आयोग का अध्यक्ष, और अध्यक्ष कौन है फिलहाल, वर्णिका शर्मा है, अप्रैल 2025 में ही नया रिक्रूटमेंट हुआ है, नया इनको नियुक्ति किया गया, वर्णिका शर्मा। चयन समिति, चयन समिति याद रखना, चयन समिति में किसकी बात कर रहे हैं कि भैया चयन समिति का अध्यक्ष कौन होगा, नियम 3 चयन समिति की बात कर रहा है, और चयन समिति का अध्यक्ष कौन होगा, तो अध्यक्ष वही होगा जो महिला एवं बाल विकास विभाग का मंत्री होगा। तो चयन समिति, नियम 3 में चयन समिति की बात कर रहे हैं, चयन समिति का अध्यक्ष कौन होता है, मंत्री, लेकिन मंत्री कौन से विभाग का, महिला एवं बाल विकास। तो बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 18 के तहत चयन समिति का अध्यक्ष कौन होगा, महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री, बस, जो कि कौन है, लक्ष्मी राजवाड़े। नियम 4 अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए पात्रता, ठीक है, पात्रता, लेकिन याद करना नियम 4 में भले पात्रता दी है, किसके किसके का, अध्यक्ष और बाकी सदस्यों के लिए, अपॉइंटमेंट, एलिजिबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट एज चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स। अब इसमें भले पात्रता करके नियम दिया है, लेकिन इसमें कौन पात्र होगा ये नहीं बताया, कौन पात्र नहीं होगा वो बताया, तो उसके अलावा सब पात्र होगा जी। अब कौन पात्र नहीं होगा, तो याद रखना जो भी मानव अधिकार या बाल अधिकार का उल्लंघन किया है और उसको सजा हुई हो, ऐसे लोग अध्यक्ष और सदस्य के लिए पात्रता नहीं रखते, इसके अलावा सब पात्र होंगे। तो पात्रता ही एक प्रकार से कोई लिखा, कोई व्यक्ति जिन्होंने मानव अधिकार या बाल अधिकार का उल्लंघन किया है जिसके तहत उन्हें सजा हुई हो, अध्यक्ष या अन्य सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। ये ध्यान रखना, अध्यक्ष और सदस्यों के लिए, सदस्य सचिव के लिए नहीं है, सचिव के लिए नहीं है, किसके लिए पात्रता बता रहा है, अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के लिए। तो नियम 4 क्लियर है। पहला नियम में क्या है, नाम है, क्या नाम है, जो छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियम पढ़ रहे 2009 वही है नाम। प्रारंभ कब, जिस दिन राजपत्र में प्रकाशित हुआ, कब हुआ, 16 जून 2010। दूसरे में परिभाषा जिसको मैं बाद में बताऊंगा, बोला। नियम 3 में चयन समिति है, चयन समिति का अध्यक्ष कौन होता है, जो महिला एवं बाल विकास विभाग के मंत्री है वही चयन समिति के अध्यक्ष है। नियम 4 में पात्रता है, और पात्रता क्या कि कौन पात्र नहीं होगा ये बताया, तो जो भी मानव अधिकार और बाल अधिकार का उल्लंघन किया है और उसको सजा हुई हो वो पात्र नहीं रखता, बाकी सब पात्रता रखते हैं। नियम 5 सदस्य सचिव, तो भैया देखो सदस्य सचिव जो है ये एक प्रकार से मतलब प्रशासनिक अधिकारी हो जाए, कौन हो जाए, प्रशासनिक अधिकारी। तो नियम 5 में सदस्य सचिव के बारे में बताया गया है, और इसकी नियुक्ति कौन करता है, इसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार करती है, स्टेट गवर्नमेंट, है ना, ऐसा रखना, स्टेट गवर्नमेंट कौन करती है, राज्य सरकार नियुक्ति करती है। अब नियम 6 में सदस्य सचिव की शक्ति और कर्तव्य है, क्या क्या उनके शक्तियां और कर्तव्य है, ये मैं लाइन से पढ़ाता हूं, बताता हूं। तो देखो, बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं द्वारा लिए गए निर्णय को क्रियान्वित करने की शक्ति सदस्य सचिव के पास होगी, यानी कि
ये जो आयोग इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, वो जो भी फैसले लेगा उसको एग्जीक्यूट करने का काम कौन करेगा? क्रियान्वित। देखो पूरा चीज तो हिंदी में है, लेकिन थोड़ा बहुत मैं इंग्लिश में कंटेंट भी देने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि इंग्लिश मीडियम के बच्चों को दिक्कत ना हो। तो जो भी डिसीजन लेंगे ये आयोग या कमीशन, उसके डिसीजन को एग्जीक्यूट करने का पावर किसके पास है? सचिव के पास है। उसके बाद पूरा डे टू डे मैनेजमेंट का काम कौन संभालेगा? डे टू डे मैनेजमेंट, डेली का काम देखने का पावर और ड्यूटी किसके पास है? सचिव के पास। ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा निर्वहन करेगा और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा कि आयोग के कार्यकलापों के समुचित प्रशासन के लिए धारा 13 और 14 में यथा निर्दिष्ट इसके दिन प्रतिदिन के प्रबंधन के लिए अपेक्षित हो। ये जैसे नियम में लिखा था वैसे बता दिया, लेकिन आपको शॉर्ट टू में बता रहा हूँ। डे टू डे मैनेजमेंट के लिए सारे काम की जिम्मेदारी सचिव की होगी और पावर भी उसी के पास है, कर्तव्य भी उसी के पास है। उसके बाद ध्यान देना एक और चीज, ये छठवां उसका शक्ति और कर्तव्य में मैं बताता हूँ। ये छठवें नियम का तीसरा पॉइंट देखो, जो सम्मेलन होता है ये आयोग में भैया अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, कर्मचारी, इन लोग का सबका क्या होता है? सम्मेलन होता है। तो सम्मेलन बुलाना, मीटिंग बुलाने का काम किसका है? देखो मीटिंग कब होगा ये डेट डिसाइड करने का काम, और मीटिंग बुलाने का काम, बुलाना या नोटिस भेजना, ये दोनों काम किसका है? ये सुनना ध्यान से। मीटिंग कब होगा, किस टाइम पे होगा, ये सब डिसाइड करने का काम किसका है? आयोग के अध्यक्ष का है। आयोग के अध्यक्ष का है। लेकिन बुलाना फिर भैया डिसाइड कौन करेगा? ये अध्यक्ष करेगा कि भैया इस दिन फलाने दिन मीटिंग कर लो। बोले 15 दिसंबर को मीटिंग कर लो, ठीक है। अब बुलाएगा कौन? नोटिस कौन भेजेगा? तो ये भेजेगा सचिव, ठीक है, सदस्य सचिव। तो अध्यक्ष द्वारा सम्मेलन की तारीख तय करने के बजाय इसकी सूचना संबंधित सभी सदस्यों को सचिव द्वारा दिया जाएगा। इतनी सी बात याद रहेगी। इसके बाद सम्मेलन के लिए गणपूर्ति सुनिश्चित करना, यानी कि कोरम, कोरम की जिम्मेदारी भी किसकी है? सदस्य सचिव की। और कोरम कितना होता है? 1+2 याद रखना, मतलब तीन लोग रहेंगे उस मीटिंग में कोरम पूरा करने के लिए, जिसमें ये 1+2 क्या है सर? 1 मतलब अध्यक्ष, जिसमें अध्यक्ष भी शामिल है। तो टोटल 3 लोग चाहिए कोरम। बोले सर कोरम क्या, गणपूर्ति क्या है? तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ मीटिंग, वो कम से कम है न्यूनतम सदस्यों की संख्या जिससे मीटिंग स्टार्ट हो। एक ही जन आएगा तो भाई क्या मीटिंग में बात करेंगे। अध्यक्ष के परामर्श से आयोग के प्रत्येक सम्मेलन की कार्यसूची तैयार करेगा, यानी कि जो भी एजेंडा होगा, एजेंडा तैयार करने का काम किसका? सचिव का। लेकिन इसके लिए सलाह किससे लेता है? इससे सलाह लेता है अध्यक्ष से। एजेंडा मतलब क्या है? इन 10 मुद्दों पर बात करेंगे भाई, ये 10 मुद्दे, ये नया नियम ला सकते हैं अपन, ये जो पुराना नियम है भैया इस पे थोड़ा सा रिव्यू कर सकते हैं। इस तरीके का जो भी किस मैटर पर बात करना है उसको क्या बोलते हैं? एजेंडा। जैसे हम व्यापम भवन गए थे नहीं, तो 12 सूत्री मांग रखे, तो एक एजेंडा था, ये 12 टॉपिक पर हम बात करेंगे भैया, एजेंडा। तो वो कौन बताएगा, तो कौन डिसाइड करेगा, कौन एजेंडा तैयार करेगा? सचिव। लेकिन किसके सुझाव से? अध्यक्ष के सुझाव से। कार्य सूची मदों में आने वाले निर्दिष्ट अभिलेखों को आयोग के संदर्भ में उपलब्ध कराएगा, यानी कि सिंपल पॉइंट है, रिकॉर्ड अवेलेबल कराएगा। रिकॉर्ड अवेलेबल कराएगा। अरे जो भी पॉइंट है उससे संबंधित कोई फाइल चाहिए, अच्छा ये फाइल, तो वो फाइल उपलब्ध कौन कराएगा? सचिव कराएगा। सम्मेलन की कार्यसूची तैयार करने के बाद सम्मेलन की तारीख से कम 2 दिन पूर्व कार्यसूची के विषय सभी सदस्यों के पास भेजेगा। यानी कि जो एजेंडा तैयार हुआ है ना, मीटिंग बुलाने का नोटिस तो जाएगा, साथ ही साथ भैया कम से कम 2 दिन पहले जिस एजेंडा पर बात करना है, जिन मुद्दों पर बात करना है, उसका भी एक कॉपी सभी सदस्यों अध्यक्षों को भेजेगा, ठीक है। और आमतौर पर यह होता है कि भैया मीटिंग इस दिन होना है और इन मुद्दों पर चर्चा होना, दोनों साथ में भेज देते हैं उसी दिन। लेकिन एजेंडा बताने के लिए कम से कम 2 दिन पहले का टाइम लेगा ना, उस बात को आप याद रखना। उसके बाद क्या होगा? देखो मान के चलो मीटिंग है, मीटिंग में कार्यवित तैयार किया जाएगा। कार्यवित मतलब होता है मिनट्स। अब बोले मिनट्स क्या? अरे जो भी उस पर फैसले किए गए, जो जो डिस्कशन हुआ उसको मिनट्स बोलते हैं, मतलब रिकॉर्ड हो रहा है लाइन से। अब वो भी जो भी रिपोर्ट बना, जो भी पॉइंट्स नोट डाउन किए कि मीटिंग में ये घटना हुई, उन पर काम करना है, उनको क्रियान्वित करने का काम किसका है? सचिव का है। अब उस पर जो भी काम करेगा उसका रिपोर्ट भैया अगले मीटिंग में पेश करेगा, ये भी किसका काम है? सदस्य सचिव का काम है। उसकी शक्ति और कार्य मैंने पूरे बता दिए, है ना। आयोग के सम्मेलन के कार्य तैयार करेगा और सम्मेलन में लिए गए आयोग के विनिश्चय का निष्पादन करेगा, और उसके पश्चातवर्ती सम्मेलन में आयोग के समक्ष आयोग के विनिश्चय पर की गई कार्रवाई की टिप्पणी को रखा जाना भी सुनिश्चित करेगा। वही इजी पॉइंट में मैंने समझा दिया आपको। ऐसे पूरा चीज आप याद रख सकते हो आसानी से। देखो अगर आपको अच्छे गहन तैयारी करना है तो आप कोर्स के माध्यम से ले सकते हो, वहां पे नंबर भी दिख रहा होगा 8770123687। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके कोर्स परचेज कर सकते हो, या डायरेक्ट ऐप से भी परचेज कर सकते हैं। जो पूरा रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे, रिकॉर्ड कर करके मैं सारे लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस उसमें डाल रहा हूँ।
नियम 7 में क्या था, अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की पदावधि। तो मैं सीधा बता देता हूं, अध्यक्ष यानी कि जो चेयरमैन है, चेयरमैन का पदावधि टेन्योर क्या है, तो इसका पदावधि है 3 साल या 65 साल, जो पहले हो, विच एवर इज अर्लियर। 3 साल या 65 साल, विच एवर इज अर्लियर। बाकी सदस्यों का कार्यकाल क्या रहेगा, 3 साल या 60 साल, विच एवर इज अर्लियर, मतलब जो पहले हो। जैसे किसी एक व्यक्ति को अध्यक्ष बनाए 60 साल की उम्र में, तो यहां से 3 साल जोड़ोगे तो कितना हो गया, 63 साल। तो 63 साल, 3 साल हो गया कंप्लीट, वो रिटायर हो जाएगा। अब किसी व्यक्ति को 64 साल में ही अपन अध्यक्ष बना दिए, तो 64 में प्लस 1 साल युवा रहेगा कि उसका 65 साल खत्म हो जाएगा, तो 65 साल में रिटायर हो जाएगा, तो 3 साल का इंतजार नहीं करेंगे। वैसे सदस्य के केस में 3 साल या 60 साल है। इतनी सी बात समझ आई। तो सदस्य और अध्यक्ष का यहां पर मैं बता दिया हूं। इसके अलावा क्या इन लोग रीअपॉइंट हो सकते हैं, क्या सदस्य फिर से दोबारा सदस्य बन सकता है, क्या अध्यक्ष फिर से अध्यक्ष बन सकता है? जी बिल्कुल, रीअपॉइंट हो सकते हैं, लेकिन 2 कार्यकाल से ज्यादा के लिए नहीं, 2 कार्यकाल से ज्यादा के लिए नहीं होगा। ठीक है, 2 कार्यकाल से ज्यादा के लिए नहीं होगा, यही लिखा हुआ है। अध्यक्ष जब तक कि उसे अधिनियम की धारा 7 के अधीन उसके पद से हटा नहीं दिया जाता, ये अलग से एक्ट है, इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं, जो प्रोविजन में शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं उसको ध्यान रखना। उसके पद से हटा नहीं जाता 3 साल से अनधिक या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पूर्वोत्तर को पद धारण करेगा। शॉर्ट फॉर्म में बता दिया, अंग्रेजी मीडियम के लिए भी। प्रत्येक सदस्य जब तक कि उसे धारा डैश डैश हटा नहीं दिया जाता 3 या 60 वर्ष की आयु जो भी पूर्वोत्तर हो, मतलब जो पहले हो, वो पद धारण करेगा। फिर कोई व्यक्ति जो अध्यक्ष का पद धारण करता है पुनः नाम निर्देशन के लिए पात्र होगा। कोई व्यक्ति जो सदस्य का पद धारण करता है सदस्य के रूप में पुनः नाम निर्देशन के लिए पात्र होगा। ठीक है, इसको पढ़ लेना। फिर वही, परंतु कोई व्यक्ति 2 अवधि के लिए अध्यक्ष या सदस्य के रूप में रह चुका है तो फिर भैया 2 से ज्यादा के लिए नहीं हो सकता रिक्रूट। अब देखो, यहां पे हो सकता है कभी कभार अध्यक्ष का पद खाली हो जाए, अध्यक्ष का पद जो चेयरमैन है उसका पद रिक्त हो जाए, वैकेंट हो जाए, अध्यक्ष का पद क्या हो जाए, रिक्त हो जाए। तो 2 केस में हो सकता है, या तो छोटे मोटे छुट्टी लिया, भाई आज मैं नहीं आ सकता, 2-3 दिन के लिए मेरी तबियत खराब है, बोले ठीक है। तो फिर जब मीटिंग वगैरह होगा तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, एक सवाल ये आता है। तो अध्यक्ष का पद रिक्त हो सकता है, 2-3 अलग अलग कारण हो सकते हैं भाई। एक एकदम शॉर्ट टर्म के लिए है, 2-3 दिन 4 दिन के लिए कहीं बाहर चले गया, दूसरे राज्य में चले गया, बीमार है, ऐसा छोटा मोटे तबियत खराब है, तो ऐसे केस में पद रिक्त हो जाएगा। अब ऐसे केस में इस बीच में मीटिंग हो गया, कोई मीटिंग हो गया, तो भी कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, कार्यवाहक अधीक्षक अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, और ये अपने सदस्यों में से बीच में से ही कर ली जाती है आपस में, कि भैया तुम मीटिंग को शुरुआत करो, तुम अध्यक्ष हो गए, तो वो कार्यवाहक अध्यक्ष कहलाएगा। और हो सकता है अध्यक्ष मर गया, भैया मृत्यु हो गई, त्याग पत्र दे दिया, या लंबे समय से कार्य करने में अक्षम है, बीमारी हो गया, तो ऐसे केस में अध्यक्ष का पद रिक्त नहीं रहेगा। सदस्य को तो हो जाए चलेगा भाई, अध्यक्ष का पद रिक्त नहीं रहना चाहिए। तो ऐसे केस में याद रखना, नाम निर्दिष्ट किया जा सकता है, सदस्य किसी सदस्य को अपने बीच में से अध्यक्ष बना लिया जाता है या नाम निर्दिष्ट कर दिया जाता है, तो ये भी कार्यवाहक अध्यक्ष हो गया। लेकिन ये कौन करेगा, राज्य सरकार करेगा ऐसे केस में, जब वो लंबे समय के लिए गायब हो गया। बोले सर ये क्या है, ये मीटिंग के लिए कार्यवाहक अध्यक्ष है, ये अपने आपस में सदस्य ही चुन लेंगे एक को, यहां पर राज्य सरकार नाम निर्दिष्ट कर सकेगा। ठीक है, और ये काम उसे कितने दिन के अंदर करना है, 90 दिन के अंदर करना है, 90 डेज के अंतर्गत करना है। अब बोले सर ये फिर जो ये अध्यक्ष रहेगा वो कितने साल के लिए काम करेगा, ये जो सदस्य है जो इसको अध्यक्ष के रूप में नाम निर्दिष्ट किए हैं, नॉमिनेट किए हैं, ये कितने साल के लिए काम करेगा, शेष बचे हुए कार्यकाल के लिए, रिमेनिंग टेन्योर के लिए काम करेगा। ठीक, तो वही पॉइंट लिखा हुआ है, अध्यक्ष बीमारी या क्षमता के कारण अपने कर्तव्यों को निर्वहन करने में असमर्थ रहता है तो राज्य सरकार अन्य सदस्यों को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए नाम निर्दिष्ट करेगा, और इस प्रकार नाम निर्दिष्ट सदस्य अध्यक्ष द्वारा पद ग्रहण करने या उसको पदावधि को के शेष भाग तक अध्यक्ष का पद धारण करेगा। ठीक है, अध्यक्ष या सदस्य अपना त्याग पत्र राज्य सरकार को देंगे। ठीक, ये बात याद रख लेना, त्याग पत्र रेजिग्नेशन लेटर किसको देंगे, राज्य सरकार। मृत्यु या पद त्याग यानी किसी कारण से रिक्ति को ऐसी रिक्ति होने की तारीख से 90 दिन के भीतर नाम निर्देशन द्वारा भरा जाएगा, ये भी पॉइंट मैंने बता दिया। नियम 8 क्या कहता है, देखो, अध्यक्ष एवं सदस्य की सेवा के निबंधन और शर्तें दिए गए हैं, तो इसके पूरे सेवा शर्तें कौन डिसाइड करेगा, राज्य सरकार। इन लोग अपना त्याग पत्र किसको देंगे, राज्य सरकार। तो बस यही पॉइंट लिखा हुआ है इसमें, जो मैं शॉर्ट बोल रहा हूँ उसको भी आप लिखेंगे, तो एकदम मैं शॉर्ट में बात बता रहा हूँ, अपने रिवीजन के लिए उसको लिख लीजिएगा, उसको रिवीजन के लिए लिख लीजिएगा। ठीक है, नियम 9 आयोग के कृत्य,
अब ये देखो आयोग के क्या क्या काम है, इसको बता दिया, कुछ को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी को आप पढ़ लेंगे, है ना। कुछ को गिने चुने पॉइंट को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी को आप पढ़ेंगे। आयोग के कृत्य: बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए नियमों का पुनरावलोकन करना। ये जो बाल अधिकार है, मानव अधिकार नहीं, बाल अधिकार, बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियम है 2009। तो बाल अधिकार है, उसके कुछ नियम होंगे भाई, बाल अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए कुछ नियम होंगे, तो उसका रिव्यू करेगा, देखेगा कि भैया ये काम कर रहा है कि नहीं, और उस नियम को बचाए रखने के लिए रक्षा उपाय बताएगा। बाल अधिकार संरक्षण के नियमों का पुनरावलोकन करेगा, यानी कि रिव्यू करेगा कि ठीक चल रहा है कि नहीं, और उन रक्षा उपायों को प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उपायों की अनुशंसा करेगा, मतलब उन अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए। जैसे हमको मौलिक अधिकार मिले हुए ना, और उसकी सुरक्षा करने के लिए आर्टिकल 32 है भैया, अलग अलग रीट है, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से रीट जारी करके अधिकारों की सुरक्षा की जा सकती है। बस वैसे ये आयोग का भी काम है। फिर प्रतिवर्ष यानी कि हर साल या ऐसे अंतरालों पर जैसा उचित समझे राज्य सरकार को उन रक्षा उपायों के कार्यक्रम पर रिपोर्ट देना। मतलब भाई हम बाल अधिकार के रक्षा के लिए क्या काम कर रहे हैं उसका पूरा विवरण देगा, रिपोर्ट देंगे। और अगर बाल अधिकारों का कहीं उल्लंघन हो गया तो उस पर इन्वेस्टिगेट करना इनका काम है, ठीक है। और ऐसे प्रकरणों को कार्यवाही शुरू करने की अनुशंसा करना। तो देखो ध्यान रखना, अगर कहीं पे भी बाल अधिकार का उल्लंघन हुआ तो इन्वेस्टिगेशन करने का काम किसका है? आयोग का है। बोले सर कार्यवाही करने का, कार्यवाही करने का, उस पर कोई एक्शन लेने का काम इसका है कि नहीं? एक्शन लेने का काम नहीं, कार्रवाई करने का काम नहीं है, कार्रवाई की अनुशंसा करेगा, वो कार्रवाई लेना सब राज्य सरकार करेगा, ठीक है। वैसे बहुत सारे पॉइंट है, आप इसको रिलेट करके पढ़ लेंगे एक बार, है ना, देख लेंगे इसको, एक बार रीड मारना, कुछ ऐसे भारी भरकम पॉइंट नहीं, जो ऊपर के इंपॉर्टेंट थे उसको मैंने बता दिया। कुछ अन्य काम भी है, इसको भी आप रीड करेंगे। नियम 11 वो लिखा दिया हूं, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूं, तो मैं तो पूरा जो नियम है उसको कॉपी पेस्ट मार दिया, उसमें एकदम काम काम का चीज क्या है उसको मैं बता रहा हूं। नियम 11, राज्य आयोग का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहां होगा? हेडक्वार्टर विल बी इन रायपुर। और ज्यादातर सब मीटिंग्स भी कहां होते हैं? वेन्यू ऑफ मीटिंग्स ये कहां होता है? ये भी रायपुर में ही होता है। लेकिन सामान्यता तो इन लोग रायपुर में जो कार्यालय रहेगा वहां पे मीटिंग करेंगे। लेकिन अगर लग रहा है कि भैया छत्तीसगढ़ में किसी अन्य स्थान पर भी मीटिंग किया जा सकता है, तो हम अपना सम्मेलन कर सकते हैं अन्य स्थान पर, ठीक है, जैसा उचित समझे। कौन उचित समझेगा? राज्य आयोग, ये जो आयोग है वो अगर उचित समझे तो। सम्मेलनों की नियत कालिकता यानी कि फ्रीक्वेंसी, पीरियोडिसिटी, मतलब कितने फ्रीक्वेंट बेसिस पे मीटिंग हो गए। तो यार ना, मीटिंग होते रहेंगे साल भर, लेकिन कोई भी 2 मीटिंग के बीच में 3 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, 3 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। जो मैं बता रहा हूँ ना उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते चलना जी, है ना। ये इतना पढ़ने का नहीं है, रिवीजन करने के लिए ये सब पूरा नहीं पढ़ पाओगे आप। शॉर्ट अपने लैंग्वेज में, भले किसी और को मत समझ आए, अपने लैंग्वेज में लिखना उसको। आयोग रायपुर स्थित अपने कार्यालय में ऐसे समय पर जैसा कि अध्यक्ष उचित समझे नियमित रूप से सम्मेलन करेगा, किंतु अंतिम सम्मेलन तथा आगामी सम्मेलन के बीच 3 माह से अधिक अंतराल ना हो, गैप नहीं होना चाहिए 2 मीटिंग में, है ना। अध्यक्ष किसी आवश्यक व निर्दिष्ट मामलों पर विचार करने के लिए उसकी स्वप्रेरणा या एक से अधिक सदस्यों की प्रेरणा पर आयोग का विशेष सम्मेलन बुलाए जाने के लिए निर्देश रखेगा। ये बोला, ये क्या है सर? तो मीटिंग तो अपना करते चलो ठीक है, अध्यक्ष डिसाइड समझे, है ना, जैसा कि अध्यक्ष उचित समझे मीटिंग बुलाएंगे। लेकिन अगर अध्यक्ष को लग रहा है कि अचानक से विशेष सम्मेलन करना है तो अध्यक्ष बुला सकता है। बोले सर उसका मन करेगा तभी, हाँ उसका मन करेगा तभी। और बोले सर अगर कोई दूसरा सदस्य बोले कि मीटिंग बुलाना है तो भी, एक या एक से अधिक सदस्य मीटिंग बुलाना चाहे तो भी बुला सकते हैं, सम्मेलन बुला सकते हैं। 14, ये एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नियम 14, परिवादों को निपटाने के लिए प्रक्रिया, प्रोसीजर फॉर डिस्पोजल ऑफ मैटर्स, प्रोसीजर फॉर डिस्पोजल ऑफ मैटर्स, ठीक है। समस्त विवाद जो राज्य आयोग द्वारा किसी भी रीति में प्राप्त किए गए हों। अब ये देखो मैं इसको एकदम आसान भाषा में समझाता हूं, आसान भाषा में समझाता हूं, लाइन से मान के चलो। कोई भी बाल अधिकार का हनन हो गया ऐसे करके कोई आवेदन दिया, एप्लीकेशन आया, ठीक। अब जरूरी नहीं थोड़ी भैया बाल अधिकार मतलब जो बच्चा है उसके अधिकारों का हनन हो गया या उसके खिलाफ कुछ हो गया तो बच्चे में उतना थोड़ी ना समझ है, तो बच्चा भी आ सकता है उसके बिहाफ पे, कोई उसके पेरेंट्स भी आ सकते हैं, कोई भी व्यक्ति। तो आवेदन देगा, एक एप्लीकेशन देंगे, ठीक। एप्लीकेशन को क्या दिया जाएगा? रजिस्टर किया जाएगा, लिखेंगे कि हाँ भैया ये क्रमांक है, ये नंबर है, एप्लीकेशन को रजिस्टर किया जाएगा। उसके बाद उसके जांच के लिए 2 मेंबर्स कमिटी बनेगा, 2 मेंबर, याद रखना सिर्फ 2 मेंबर, 2 मेंबर कमिटी बनता है, यानी कि गठित 2 सदस्य न्यायपीठ बेंच बैठता है जो ये डिसाइड करता है। 2 मेंबर, देखो सबसे पहले एप्लीकेशन देंगे, कोई भी जो पीड़ित व्यक्ति है वो एप्लीकेशन देगा, उसको आयोग में रजिस्टर किया जाएगा, पंजीकृत किया जाएगा। फिर 2 सदस्यीय एक न्यायपीठ बैठेगी, ये डिसाइड करेगी, ये क्या डिसाइड करेगी कि इसको एक्सेप्ट करना है
या रिजेक्ट करना है, इसको स्वीकृत करना है कि एक्सेप्ट करना है। तो ये अगर रिजेक्ट कर दी तो फिर मामला खत्म, बोले अरे सब टाइम पास टाइप का ला लिया, शिकायत नहीं, और लगा कि हाँ यार वाकई जेन्युइन मैटर है, तब क्या होगा, एक्सेप्ट हो गया एक्सेप्ट हो गया तो आगे इस पर भैया आयोग काम करेगा। ठीक है, एक्सेप्ट हो गया तो आयोग काम करेगा। अब वही लिखा हुआ है, समस्त विवाद जो राज्य आयोग द्वारा किसी भी रीति में प्राप्त किए गए, किसी भी रीति में प्राप्त किए गए मतलब ये ऑफलाइन एक शिकायत दे दिया वो भी, ईमेल के माध्यम से भेज दिया वो भी, फैक्स के माध्यम से भेज दिया वो भी चल जाएगा। उन्हें एक क्रमांक दिया जाएगा तथा इस प्रोविजन के लिए गठित 2 सदस्यीय न्यायपीठ या बेंच के समक्ष साधारणतः उसकी प्राप्ति की तारीख से 2 सप्ताह से अनधिक के लिए स्वीकृति हेतु रखा जाएगा। यानी कि 2 सप्ताह से ज्यादा समय नहीं लगाना है हाँ या ना बताने में, 2 सप्ताह के अंदर सब मैटर डिस्क्लोज कर देना है। ठीक है, लेकिन अगर स्वीकृत हो गया तो सब चीज फिर बात करेंगे। अब देखो कौन कौन चीज के लिए ग्राह्य नहीं है, मतलब कई कई ठोक एप्लीकेशन है, एक्सेप्टेबल कब नहीं होगा, कब उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगर ऐसे जो घटना 1 साल से ज्यादा है, 1 साल से ज्यादा पुरानी घटना हो, तुम्हें अब याद आ रहा है बोले, तो 1 साल से पुरानी घटनाओं को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऐसे मामलों के संबंध में जो न्यायाधीन है, मतलब किसी और कोर्ट में उसका मैटर चल रहा है, किसी और कोर्ट में उसका मैटर चल रहा है तो भी यहां पर सुनवाई नहीं होगा। ठीक है, जो स्पष्ट नहीं है, बिना किसी नाम या छंद नाम से, मतलब जिसमें कुछ नाम पता है, एड्रेस कुछ नहीं लिखा हुआ है, कोई बस एक एप्लीकेशन दे दिया है, मोबाइल नंबर देने बोला गया तो उस मोबाइल नंबर भी अच्छे से नहीं लिखा है, गलत नंबर बता दिया। ठीक, जो तुच्छ प्रकृति का हो, छोटे छोटे चीज में केस कर देते हैं ना कभी कभार, तो जो तुच्छ प्रकृति का हो, जो आयोग की अधिकारिता के उसके जो कमीशन है उसके ज्यूरिडिक्शन से बाहर हो, तो भी ये फॉर्म, ये जो एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगा। अब परिवादों के लिए कोई फीस दे होगा कि नहीं होगा बताओ, मतलब मैं एप्लीकेशन है, मेरे को जो बाल अधिकार, मैं बच्चा हूँ, मेरे को अधिकार हनन हो गया, मैं शिकायत कर रहा हूँ, तो जो एप्लीकेशन दूंगा क्या उसके लिए कुछ फीस वगैरह लगेगा ना, बिल्कुल नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, परिवादों के लिए कोई फीस दे नहीं होगी। जो भैया मैं एप्लीकेशन दे रहा हूँ, जो मेरा मैटर हो गया, जो केस होगा, परिवाद मतलब वाद विवाद हो गया, जो मैटर है, परिवाद मतलब सिंपल सा शब्द मैटर है ना। अब मेरे साथ कोई मैटर हो गया, कोई केस हो गया, कुछ हो गया, अब मैं ये लिख के दूंगा, किस में लिख दूं, फ्रेंच में लिख दूं, स्पेनिश में लिख दूं कि कोई समझ ना पाए, नहीं, हिंदी या अंग्रेजी या 8वीं अनुसूची में जो भी भाषा है वो, तो यही लिखा हुआ है, प्रत्येक परिवाद हिंदी अंग्रेजी में किया जाना चाहिए या 8वीं अनुसूची। तो इस तीसरा पॉइंट, हिंदी इंग्लिश या 8th शेड्यूल में जो भाषा है उसमें। ठीक है, यही लिखा हुआ है। और मान चलो एप्लीकेशन दे रहे हैं तो उसमें भैया शपथ पत्र भी लगवा सकते हैं, शपथ पत्र मान चलो एप्लीकेशन दे रहा हूं तो भैया एक शपथ पत्र भी ले सकते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ सब सही बोल रहा हूँ, भैया गलत होगा तो बाद में उसके लिए जिम्मेदार मैं हूँगा। जैसे आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हो तो आपसे एक शपथ पत्र भी मंगाते हैं नोटरी करके ना, 50 रुपए में, यहाँ जो भी जानकारी दी गई सब सही है ना, तो बस ये बात याद रखेंगे। आयोग भैया स्वयं के अनुसार ईमेल से भेजे गए परिवादों और फैक्स के माध्यम से भी प्रावधानों को ग्रहण करेगा, मतलब जरूरी नहीं कि ऑफलाइन एप्लीकेशन को ईमेल भेज दिया तो भी चल जाएगा। आयोग को किसी परिवाद को शुरू में ही खारिज करने की शक्ति होगी, बता दिया अगर उसको लग रहा है, जो 2 मेंबर बैठाए थे ना, 2 मेंबर्स का एक न्यायपीठ बैठाए थे, उन लोग उसको हटा सकते हैं। फिर अगर लगता है आयोग को कि भैया किसी परिवाद के ग्रहण कर लिए जाने के पश्चात अध्यक्ष आयोग यह निर्देश देगा कि क्या मामला आयोग की जांच के लिए रखा जाए और अन्वेषण किया जाना चाहिए, मतलब अध्यक्ष है तो और इन्वेस्टिगेट उस पर करवा सकता है। ठीक, ये आगे आप देख लेना एक बार, आयोग स्वप्रेरणा से कार्रवाई करेगा। ठीक है, जाओ। खत्म हो गया, थोड़ी देर बचेगा। ये पॉइंट आप देखो, जितने इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिए, इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो मैं देखता हूं। इसमें इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बाद एक बार इसको रीड कर लेना है ना, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। नियम 15 पढ़ते हैं, आयोग के कारोबार के समव्यवहार के लिए प्रक्रिया। कारोबार मतलब भैया देखो, एक पहले आयोग के कारोबार लिखा हुआ है, ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ द कमीशन, लेकिन ये प्रोसीजर फॉर ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ द कमीशन, लेकिन ये कारोबार मतलब भैया उसका जो काम का प्रोसीजर, नॉर्मल प्रोसीजर, इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसे देखो, आयोग का सदस्य सचिव ऐसे अधिकारियों के साथ जैसा कि अध्यक्ष निर्देश दे आयोग के सम्मेलन में उपस्थित रहेगा, यानी कि अध्यक्ष बोलेगा कि तुम तो भैया उपस्थित रहना, सदस्य सचिव तुम उपस्थित रहना, ऐसी काम चलता है।
तुम उपस्थित रहना, साथ में ये अधिकारी भी रहेंगे भैया, अकाउंट ऑफिसर रहेगा, ये AG3 रहेगा, इस टाइप के अधिकारी कर्मचारी भी वहां पे उपस्थित रहेंगे। जो अध्यक्ष बोलेगा उस हिसाब से उपस्थित रहेंगे। सदस्य सचिव अध्यक्ष के परामर्श से आयोग के प्रत्येक सम्मेलन के लिए सूची तैयार करेगा और आयोग के उपयोग के लिए टिप्पणी तैयार करेगा, और ऐसे टिप्पण यथासंभव स्वतः स्पष्ट होंगे। यानी कि एजेंडा तैयार किया जाएगा, कौन करेगा? सदस्य सचिव करेगा। अपने मन से करेगा कि नहीं? एजेंडा तैयार करेगा कौन? सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, इसको ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। एजेंडा तैयार करता है कौन? सदस्य सचिव। ठीक है, किसके परामर्श से? अध्यक्ष के परामर्श से। ठीक है, फिर इससे रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड मांगे जाएं ये उपलब्ध कराएंगे। कार्यसूची को कम से कम 2 दिन पहले सभी सदस्यों को भेजा जाएगा एजेंडा को, ये ऊपर रिलेटेड है। आयोग के प्रत्येक सम्मेलन में 3 सदस्यों से, जिसमें अध्यक्ष भी सम्मिलित है, गणपूर्ति होगी। कोरम भी मैंने बता दिया 3 सदस्य से मिलकर होगा, 1+2, जिसमें अध्यक्ष भी शामिल है। लेकिन अगर हो सकता है जैसे टोटल 8 लोग मीटिंग में बैठे हुए हैं, जिसमें अध्यक्ष भी शामिल है, 4 लोग फेवर में, 4 लोग अगेंस्ट में वोट दे दिए, अब कैसे होगा? इस केस में जो अध्यक्ष है वो निर्णायक वोट देगा, कास्टिंग वोट देगा। निर्णायक या कास्टिंग वोट देगा कौन? अध्यक्ष। ठीक, अगर किसी कारणवश अध्यक्ष सम्मेलन में उपस्थित नहीं है, असमर्थ है, तो सदस्य अपने बीच में से किसी एक को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाएंगे, एक्टिंग चेयरमैन। लेकिन याद रखना, मृत्यु हो गया, त्यागपत्र हो गया, काम कर पाने में असमर्थ हो गया, तो उस समय राज्य सरकार कार्यवाहक अध्यक्ष बनाएगा, लेकिन 90 दिन के भीतर बनाएगा, नाम निर्दिष्ट करेगा। मैंने बताया था अपने सदस्य में से बीच में, है ना, सदस्य में से किसी एक को अध्यक्ष बना देगा। ये देखो एकदम थोड़े से पॉइंट और बच गए। नियम 16 क्या कहता है? सम्मेलन के कार्यवित्त, मिनट्स, कॉन्फ्रेंस मिनट्स। मिनट्स मतलब यह है कि क्या क्या उसमें मीटिंग में बातें हुई, क्या क्या मुद्दों पर चर्चा हुआ, उसका कंक्लूजन, ये सब निकालना मिनट्स कहलाता है सम्मेलन के कार्यवित्त। तो भैया प्रत्येक सम्मेलन के कार्यवित्त को सम्मेलन के दौरान या उसके पश्चात अन्य अधिकारियों द्वारा लेखबद्ध किया जाएगा, यानी रिकॉर्ड किया जाएगा। हो सकता है सचिव कर ले, सचिव द्वारा किसी बोले। उसके बाद आयोग के सम्मेलन है, सम्मेलन के कार्यवित्त अनुमोदन के लिए अध्यक्ष को प्रस्तुत किए जाएंगे। फिर उसका अप्रूवल मिलता है किससे? अध्यक्ष से। फिर इसके बाद भैया सभी को उसकी कॉपी भी दी जाती है, और इस पर क्या क्या एक्शन लिया गया, ये किसका काम है? एक्शन लेना, एग्जीक्यूट करना, इन पॉइंट्स को एग्जीक्यूट कराना सदस्य सचिव का काम है। किसका काम है? सदस्य सचिव का काम है। तो उस पर क्या क्या कार्रवाई की गई, क्या क्या एक्शन लिया गया, अगले मीटिंग में सबको बताना होता है उसमें ना। कोई भी निर्णय लेना होता है आयोग के किसी विषय पर, तो बहुमत के आधार पर, मेजोरिटी के आधार पर लिया जाता है। हस्ताक्षर ये छोटे मोटे पॉइंट्स हैं, या पॉइंट पढ़ लें, ये नॉर्मल रीड करना है। 17 की गई कार्रवाई की रिपोर्ट, एक्शन टेकन ऑफ रिपोर्ट्स है ना, जो भी रिपोर्ट्स है उस पर क्या कार्रवाई की गई ये सचिव बताएगा, है ना। सदस्य सचिव द्वारा प्रत्येक पश्चातवर्ती सम्मेलन, मतलब उसके बाद जो सम्मेलन है, कि पिछले में जो भी कार्यवित्त थे, यानी जो भी माइनर्स थे, उस पर क्या क्या एक्शन लिया गया, उसको पूरा एक्सप्लेन करेगा अगले आने वाले सम्मेलन में। ठीक। नियम 18 मुख्यालय के बाहर कारोबार का व्यवहार। अगर मुख्यालय के बाहर यानी कि रायपुर के बाहर कुछ काम करना हो तो क्या कर सकते हैं? जी बिल्कुल। आयोग या कुछ सदस्य जब भी अध्यक्ष द्वारा पूर्व में अनुमोदित किया होगा, मतलब अध्यक्ष से द्वारा अनुमोदन लिया जाना चाहिए पूर्व में, वो तो मुख्यालय से बाहर किसी स्थान पर कारोबार कर सकते हैं। अगर आयोग किसी सदस्य को बाहर भेज रहा है जांच करने के लिए तो बिल्कुल भेज सकता है, लेकिन उसमें हमेशा 2 सदस्यों का खंडपीठ का गठन करेगा, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजेगा। नियम 19 क्या कहता है? परामर्शदाताओं का पैनल ऑफ कंसल्टेंट्स। जैसे लगता है कि भैया किसी मैटर पर थोड़ा लॉ की जिसको जानकारी हो, विधि की, नियम कानून की जानकारी हो, ऐसे कोई मेंबर जुड़े तो बिल्कुल ऐसे परामर्शदाताओं को, कंसल्टेंट को रख सकता है अपने बीच। ठीक है, तो जो एक्सपर्ट होंगे अलग अलग फील्ड में, है ना, लॉ के मामले में, रिसर्च के मामले में, इन्वेस्टिगेशन के मामले में, सोशल सर्विस के मामले में, ये सब एक्सपर्ट विशेषज्ञों को ले सकेगा, है ना। आयोग पैनल में, पैनल बनाने हेतु ये सब लोगों को ले सकेगा। ठीक, तो ये बोला पैनल बना सकते हैं। और पैनल बनाते समय ध्यान रखना पारदर्शी प्रक्रिया अपनाएगा, यानी कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करेगा। क्यों? अपने अपने आदि को मत रिक्रूट कर ले। ठीक है, तो ये नियम 19 कहता है। नियम 20 क्या कहता है? वार्षिक रिपोर्ट। तो ये आयोग है अपनी वार्षिक रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट किसको सौंपेगा? राज्य सरकार को। ये जो आयोग है ये एनुअल रिपोर्ट किसको सौंपेगा? राज्य सरकार को। ठीक है, फिर राज्य सरकार क्या करेगा? ये राज्य सरकार इस रिपोर्ट को विधानसभा में प्रस्तुत करेगा। क्लियर। और अंतिम नियम है नियम 21 वित्तीय शक्ति या फाइनेंशियल पावर्स।
तो ध्यान रखना सारे फाइनेंशियल पावर किसके पास रहते हैं, सदस्य सचिव के पास, कुछ एकाध मामलों को छोड़कर। तो क्या लिखा हुआ देखो, आयोग अधिनियम के प्रयोजन के लिए उसके द्वारा प्राप्त धनराशियों का व्यय करेगा, खर्चा करेगा, जो बिल्कुल आयोग करेगा। और आयोग के सदस्य सचिव को उन मामलों को छोड़कर जिन पर राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है, उन मामलों को छोड़ दिया जाए, बाकी सभी वित्तीय व्यवहार से संबंधित समस्त शक्तियां होंगी किसके पास, सदस्य सचिव के पास। ठीक, तो ये एक छोटा सा नियम वाला पार्ट था जिसका कंटेंट हो सकता है यूट्यूब पे ना अवेलेबल हो, लेकिन मैंने इसको इसलिए पढ़ा दिया एज अ डेमो। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कोर्स परचेस कर सकते हैं, और ये कोर्स में भी डला हुआ है। चलिए।